नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के 36 मजदूर ताजिकिस्तान में फंस गए हैं और इस मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 36 मजदूरों ने वतन वापसी की गुहार लगाई है। सभी मजदूर गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। इन मजदूरों ने ताजिकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए वतन वापसी की गुहार लगाई और मजदूरों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजा है। मजदूरों का ये कहना है कि जिस कंपनी में वे काम करते हैं वहां 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। पैसे के अभाव में मजदूर अब दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ताजिकिस्तान में 44 मजदूरों के फंसने का मामला सामने आया था। वहीं गुमला में बालू के अवैध धंधे की वजह से 3 भाइयों की जान चली गई है। नदी से बालू का अवैध उठाव कर भाग रहे ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया और हादसे में तीनों की ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। तीनों एक ही परिवार के थे और बहन की शादी के कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे। घटना सिसई प्रखंड की है और पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए तहकीकात करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और अब बात राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के कारनामे की, जिसने बेहोशी की हालत में गुमला के एक मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। दरअसल करमडीपा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल सुभाष लकड़ा को रांची रिम्स ने बेहोशी की हालत में ही डिस्चार्ज किया, जिसके बाद परिजनों ने उसे गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल सुभाष 5 दिनों से बेहोशी की हालत में है। घायल को गंभीर हालत में गुमला से रिम्स से रेफर किया गया था। गुमला से उस घायल मरीज को रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रिम्स का हेल्थ सिस्टम देखिए किस कदर बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर बिना इलाज के ही इस मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घायल शख्स अब भी बेहोशी की ही हालत में है। सवाल यही खड़ा करता है कि अगर रिम्स में मरीजों के साथ इस तरह का बर्ताव हो तो इससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत किस कदर बिगड़ी हुई है, यह समझा जा सकता है। कराची में 2 दिन इलाज हुआ और उसके बाद में फिर वहाँ से डॉक्टर आया देखने के लिए, फिर सिटी स्कैन करवाया। उसके बाद में फिर डॉक्टर आया खुद मिलने के लिए। मिल के गए, डॉक्टर बोले कि ज़्यादा चोट नहीं लगा हुआ है, ज़्यादा गंभीर नहीं लगा हुआ है, हल्का सिर में खाली लगा हुआ है बोल के बोले। अब उसके बाद में फिर डॉक्टर को बोले कैसा होगा सर, बोले तो उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है जी बोल के बोले। और उसके बाद में फिर छुट्टी कर दिए। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां शिबू सोरेन अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। मेदांता अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। 3 दिनों के बाद अस्पताल से शिबू सोरेन को डिस्चार्ज मिल चुका है। शिबू सोरेन को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया और शिबू सोरेन अस्पताल से अब डिस्चार्ज हो चुके हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शिबू सोरेन की हालत में अब सुधार हो रहा है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से कुछ नसीहत जरूर दी गई है, परहेज करने की सलाह दी गई है। खाने पीने को लेकर उन्हें परहेज करना होगा। शुक्रवार को मेदांता अस्पताल में शिबू सोरेन भर्ती हुए थे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये कि शिबू सोरेन को 3 दिनों के इलाज के बाद अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगली खबर भी रांची से, जहां पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह चल रहा है और मिलन समारोह में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। पार्टी को सशक्त करने पर इस दौरान चर्चा की जा रही है। राज्य भर से जुटे हुए आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी ने उन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी जो है वो खेला करती है दूसरे राज्यों में, लेकिन उसके साथ बिहार में ही खेला हो गया। तेजस्वी की तरफ से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश का आरोप भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर लगाया। बीजेपी पूरे देश में खेला कर रही है, बीजेपी की तरफ से इस तरह से पूरे देश में हो रहा है। हमने बिहार में इनके साथ खेला किया।
पलामू में अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी और एक बार फिर से अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस की ट्रैक्टर चली है और कई एकड़ में लगी हुई पोस्ते की खेती को नष्ट किया गया। दरअसल नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के झाड़न गांव में गैर मजरूआ भूमि पर 2 एकड़ में लगे हुए पोस्ते की खेती को पुलिस ने नष्ट किया है। वहीं 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर लगाम लगने का नाम ही नहीं ले रहा। पुटकी थाना क्षेत्र में चल रहे कोयले के काले कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए पुटकी सीओ ने सीआईएसएफ टीम के सहयोग से छापेमारी कर लगभग 1000 बोरे अवैध कोयले को बरामद किया है। हालांकि अवैध कोयला कारोबारी इस छापेमारी के पहले यहां से भाग खड़े हुए। वहीं स्थानीय लोग जो है वो पुटकी पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि लंबे वक्त से अवैध कोयले को यहां पर जमा किया जा रहा था और तस्करी बदस्तूर हो रही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। हम लोगों को सूचना मिली थी कि कच्ची बलिहारी का जो ग्राउंड है इसमें कुछ दिनों से कोयला रखा जा रहा है और अवैध स्टॉक हो रहा है, तो उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे रेड किए हैं तो ये कोयला हम लोगों को मिला है। तो हम लोगों ने सीआईएसएफ की टीम को और जीएम जो हैं पीबी एरिया के उनको इन्फॉर्म कर दी है, तो वो आ रहे हैं और आकर के वो अपना सामान लेकर के जाएंगे क्योंकि ये तो कोयला उन्हीं का है। रांची के रिम्स अस्पताल में लापरवाही का आलम आए दिन देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही नजारा एक बार फिर देखने को मिला, जहां रिम्स के न्यू ट्रॉमा सेंटर के पास कूड़ेदान और आसपास देखिए कैसे कूड़ेदान में कूड़ा नहीं फेंका जाता है, आसपास ही गंदगी का अंबार आपको नजर आएगा, और वो भी ठीक न्यू ट्रॉमा सेंटर के पास ही। न्यू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को जहां इन्फेक्शन फैलने का इससे खतरा बना रहता है, तो आम जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। मरीज के परिजनों ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के बाहर गंदा पानी बहता रहता है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। डस्टबिन में पसरे गंदगी से दिन भर पानी रिसता रहता है। डस्टबिन में मेडिकल वेस्ट भी फेंके जाते हैं। वहीं इस कुव्यवस्था पर रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि इसको लेकर नगर निगम के पदाधिकारियों को सूचित किया गया है। जो गुजरा है रास्ता, वहाँ से जो गंदगी है, चावल या पानी जो भी है या पेशाब करता है, वो सब गंदगी हटना चाहिए। तो परेशानी होता है, वो परेशानी दूर करने के लिए कुछ उपाय कीजिए। किस तरह की परेशानी होती है? इधर से आने से नाक और मुँह बंद करके आना पड़ता है। मेन लाइन जो गई हुई सीवरेज के लिए, वो लाइन कहीं पे चौक हो गई, तो इसकी वजह से वो पानी जो है वो सड़कों पे बहता रहता है और साथ में आगे की तरफ जो पोर्शन है उसमें ये चला जाता है। जो ट्रॉमा सेंटर की तरफ, सुपर स्पेशलिटी की तरफ, दोनों तरफ जो रास्ते हैं उसमें ये चला जाता है। तो सूचना उनको है, नगर निगम को सूचना है कि ये चौक हो गई है और ये उचित नहीं है कि उस रास्ते में, जिस रास्ते से गंभीर मरीजों को ले जाया जा रहा है, परिजन जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, और ऑब्वियसली सीवरेज अगर से होके जा रहे हैं उससे वजह से तो इन्फेक्शन कंट्रोल तो बड़ी समस्या आ जाएगी। तो आशा हम लोग यही करते हैं कि इसका शीघ्र जो है निराकरण वो लोग करेंगे। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जा रहा है और इस बीच करीब 200 बैठकें होनी हैं, जिनमें मार्च के महीने में कुछ बैठकें रांची में भी होनी है और इसे लेकर रांची नगर निगम ने मोर्चा संभाल लिया है। यहां होने वाली बैठक को लेकर शहर को व्यवस्थित किया जा रहा है। मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष भारत को G20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करने का मौका मिला है। साथ ही ये झारखंड के लिए भी गर्व की बात है। मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है और इसे लेकर नगर निगम की ओर से 7 टीमें बनाई गई हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आपको बता दें कि 2-3 मार्च को G20 का टीम यहां आ रहे हैं। हमारा रांची नगर निगम में 7 टोलियां बनाई गई हैं, अलग इंजीनियरिंग सेक्शन, मार्केट सेक्शन, हॉर्टिकल्चर का, ऐसे करके पूरा 7 टीम, SBM सेल, ऐसा सबको बना करके पूरे रांची नगर निगम में रंग रोगन से, साफ सफाई से लेकर के शहर को सजाने तक का पूरा तैयारी कर रहे हैं। और हमारा इन्फोर्समेंट टीम रोड साइड में जितने भी अवैध रूप से लोग रोड में दुकान लगाते हैं, ऐसे लोगों को भी रोड क्लियर करने में अपने जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
G20 समिट को लेकर झारखंड ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। बता दें कि शहर भर को नगर निगम ने सजाने की तैयारी शुरू कर दी है। दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स कर दिए गए हैं। वही अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जितनी भी स्टॉल्स लगाए गए थे सड़क पर उसे हटा दिया गया है। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे इस तरीके से पूरे दीवारों पर पेंट कर दिया गया है। 1 मार्च से 2 दिवसीय बैठक होनी है जहां पर 20 देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होंगे यहाँ पर। और बता दें नगर निगम की ओर से शहर को सजाकर 20 फरवरी तक कंप्लीट करने का डेडलाइन तय किया गया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। वही दुमका से बड़ी खबर, जहां बासुकीनाथ में शिवगंगा में बच्चा डूबा है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। जो जानकारी सामने आ रही है, बासुकीनाथ में यह हादसा जहां पर नहाने के दौरान एक बच्चा डूबा है। शिवगंगा में बच्चे की तलाश हालांकि इस वक्त भी जारी है। एसडीपीओ पुलिस बल के साथ पहुंचे हुए और देवघर से गोताखोरों की टीम को मंगवाया गया है। तो शिवगंगा में ये बच्चा स्नान करने के दौरान डूब गया। हालांकि इस वक्त टीम जो है वो इस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। शिवगंगा में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। अगली खबर दुमका से, जहां पर पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 9 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के सामान बरामद किए गए हैं। लक्खी कुंड में चोरों ने घर का ताला तोड़कर जेवरात, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान उड़ा लिए। पुलिस ने छापेमारी कर चोर गिरोह को धर दबोचा। वहीं निशानदेही पर पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप समेत अन्य सामानों को भी बरामद किया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें से करीब 35,000 रुपया और लैपटॉप, जेवरात और मोबाइल वगैरह जो भी हैं उसको बरामद कर लिया गया है। अगली खबर देवघर से, जहां मुख्य बाजार अंडापट्टी में अपराधियों से मुठभेड़ में पुलिस बल में तैनात 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि मछली व्यापारी की हत्या करने के इरादे से कुछ अपराधी हथियारों के साथ पहुंचे थे और इसी दौरान मछली व्यापारी सुधाकर झा के सुरक्षा में तैनात दोनों ही जवानों से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद दोनों जवानों को गोली लगी और दोनों जवान शहीद हो गए। जबकि घायल अवस्था में एक अपराधी को पकड़ लिया गया। घायल अपराधी को देवघर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर देवघर पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष मान सिंह मुर्मू ने कहा कि मछली कारोबारी सुधाकर झा को जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा के लिए 2 जवानों को लगाया गया था। फिलहाल दोनों शहीद जवानों का शव देवघर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है और पूरे मामले की पड़ताल जारी है। घटनास्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। मछली व्यापारी है, उसके मतलब जान को खतरा था, उसको मद्देनजर रखते हुए देवघर जिला पुलिस वाला उसको सुरक्षा में दिया गया था। तो आपस में क्या आपसी मामला है, सब मुठभेड़ हो गया, तो उसका बचाव करके मतलब मुठभेड़ हो गया तो उसको बचाव करते हुए दोनों जवान शहीद हो गए। घटना में किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी जैसे अभी एक तो घायल अवस्था में है वो है, इसके बाद शायद नगर थाना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ के लिए लिया गया है। अभी तक प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया चला कि गोली चली है, गोली चले से 2 कांस्टेबल का डेथ हुआ है। क्या विवाद क्या है सर? विवाद का क्या कारण पता चला? अब तो गोली चली है, गोली में विवाद का नहीं था, पहले तो ऑलरेडी इन लोगों से विवाद चलता ही है ना। इन दोनों में पप्पू सिंह और सुधाकर सुमन मिश्रा में तो आपस में विवाद होता ही है। इन लोगों का तो अपना इसका व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा है। देवघर के श्याम बाजार कृष्णा टॉकीज के पीछे अपराधियों ने एक बड़ी घटना को देर रात अंजाम दिया है। इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीज़ें बिखरी हुई हैं, ताला लगा दिया गया है और इसी जगह पर वो घटना हुई है। आपको बता दें कि देर रात को 2 गुटों में जो है गोलीबाजी की घटना हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सुधाकर झा और पप्पू सिंह में पूर्व से ही विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कल देर रात्रि गोलीबाजी हुई है और जिसमें 2 जवान जो सुधाकर झा के अंगरक्षक बताए जा रहे हैं वो शहीद हो गए। इस घटना को लेकर दुमका डीआईजी सुदर्शन मंडल, देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट घटनास्थल पर भी पहुंचे और यहां का जायजा भी लिया। पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस तरह कौन अपराधी जो थे जो यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। इस घटना में सुधाकर झा के सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके इलाज के बाद पूछताछ किया जा रहा है।
वहीं 2 जवान के शहीद हो जाने के बाद दुमका डीआईजी खुद एक्टिव मोड में आकर पूरी घटना को छानबीन में जुटे हुए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। दोनों शहीद जवान के परिजन देवघर सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों शव को देवघर एसडीओ दीपांकर चौधरी के नेतृत्व में सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देवघर सदर अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। देवघर में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। देवघर के कृष्णा टॉकीज के पीछे देर रात अपराधियों ने 2 जवान को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे दोनों जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि मछली व्यवसायी के अंगरक्षक दोनों जवान थे, जिसको बचाने के क्रम में ये देर रात ताबड़तोड़ गोलियां चली है और उसमें दोनों जवानों की मृत्यु हो गई है। इस बाबत जानकारी देते हुए दुमका डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि मामला छानबीन किया जा रहा है, क्या कुछ घटनाएं थी, इस सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और 2 जवान जो शहीद हुए हैं उसको लेकर सारी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं देवघर सदर अस्पताल में दोनों जवानों के परिजन पहुंच चुके हैं और काफ़ी गमगीन माहौल है देवघर सदर अस्पताल में। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल दोनों शवों को जो है देवघर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल की एक टीम जो है दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर रही है और ये जो मामला है, ये मामला बताया जा रहा है कि सुधाकर झा और एक पप्पू सिंह करके व्यक्ति हैं, जिनसे पूर्व में ही दोनों से विवाद चल रहा था, जिसमें रात में ये पहले मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद इस तरह की गोलीबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच देवघर पुलिस और दुमका डीआईजी सुदर्शन मंडल खुद तैनात होकर यहां पर कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। कृष्णा टॉकीज के पीछे हुए गोलीबारी में शहीद हुए जवान के परिजनों से मिलने के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख देवघर सदर अस्पताल पहुंचे और दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े नजर आए। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सूचना मिलते ही तुरंत देवघर एसपी से बातचीत की गई, जिसमें जो भी दोषी हैं इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई। इसके साथ ही मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार इनके साथ खड़ी है। पता नहीं चल रहा है कैसे क्या हो गया, अभी बताइए तो कैसे हो गया, क्या हो गया, कहाँ से हो गया, हमको कोई मालूम नहीं, अब जानकारी कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे। जिसने भी इस तरह के घटना को अंजाम दिया सरकार उसे किसी हाल में क्या हो गया, गरीब परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। झारखंड के राज्यपाल बदल गए। अब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे। ये झारखंड के 11वें राज्यपाल होंगे। वहीं रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्व राज्यपाल रमेश बैस की तरह ही लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। ये कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इनकी गिनती भाजपा के बड़े नेताओं में होती रही है। इनके अतिरिक्त भाजपा ने इन्हें तमिलनाडु में पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया था। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। सीपी राधाकृष्णन साल 2016 से साल 2019 तक अखिल भारतीय केयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खबर बोकारो से, जहां पर 4 स्थित रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय की जमीन का अतिक्रमण सरकारी विभाग के द्वारा कर लिया गया है और इसे लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कई बार पत्र लिखा, जिसके बाद जांच के लिए 4 सीयू को जमीन मापी कर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि विद्यालय के पास वर्तमान में लगभग 12 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जिस पर नगर निगम दुकान बना चुकी है और इस वजह से ही इसे लेकर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक्चुअली विद्यालय की भूमि पर कई जगहों पर अतिक्रमण हो चुका है। वो सरकारी स्तर पर भी हुआ है, निजी स्तर पर भी हुआ है। विद्यालय की भूमि पर नगर निगम का भी कब्जा है, उनका मार्केट बना हुआ है और निजी स्तर पर भी कई लोगों ने प्राइवेट मकान बनाया है, उसका एरिया अंदर इंक्रोचमेंट कर लिया है। तो इस संबंध में हम लोगों ने एसडीओ और वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया है। वो चाहते हैं कि जो विद्यालय की भूमि है वो पूर्ण रूप से खाली करवाई जाए, अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए, ताकि उसका विद्यालय के हित में और छात्र हित में उपयोग किया जा सके। सुचारू रूप से भी होना चाहिए, स्कूल का जो बिल्डिंग है वो अच्छा से बनना चाहिए,
बच्चा लोग का अच्छा से पढ़ना चाहिए, यही हम लोग चाह रहे हैं। अभी उस रिपोर्ट के आधार पे दंडाधिकारी नियुक्त करके इस अतिक्रमण को हम खाली कराएंगे। और ये रामरुद्रा +2 हाई स्कूल जो है ये एक मॉडल स्कूल है हमारे क्षेत्र में। सरकारी विद्यालयों के अंदर ये मॉडल स्कूल है, इसको हम और भी बेहतर बनाएंगे और जितने हमारे रिसोर्सेज हैं सबको पुल इन करके इसको और भी आगे हम ले जाएंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन